दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर 2, और जिसे मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा पा रही थी। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए जैसे चैप्टर के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यापार के उद्देश्य से आए थे और साम्राज्य स्थापित कर लिए। हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, ठीक है, कि कैसे जो है मुग़ल शासन जो है मुग़ल बादशाहों का जो है वर्चस्व जो है वो कमज़ोर होता गया और अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है वो हमारे देश पे स्थापित हुआ। तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि व्यापार करने आए थे और किस तरीके से जो है ब्रिटिश कंपनी जो है स्थापत्य जमा ली हमारे देश में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करते हैं मुग़ल बादशाहों में। औरंगज़ेब जो है वो आखिरी बादशाह था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और इसी का जो है अंतिम शासक था औरंगज़ेब। तो ये बहुत शक्तिशाली बादशाह था। तो क्या हुआ था कि उन्होंने जो है वर्तमान में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि 1707 में औरंगज़ेब की हो गई मृत्यु। ठीक है, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो सारे मुग़ल सूबेदार और जो भी बड़े बड़े ज़मींदार थे अपनी ताकत दिखाने लगे, और जो भी क्षेत्रीय रियासतें थीं उसमें जो है अपना कायम कर लिया। ठीक है, यानी कि अपना जो है उसमें ताकत जमा लिया। और जैसे जैसे जो है विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें जो है वो सामने आने लगी, तो क्या हुआ उन दिनों जो है दिल्ली में जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे बादशाह की मृत्यु हो गई और इतना प्रभावी बादशाह वहाँ था नहीं, तो दिल्ली का प्रभाव जी है वो वहाँ पे कम ही होगा, क्योंकि दिल्ली पे ही शासन कर रहे थे वो लोग। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज जो है वो अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ जो थे पहले एक छोटे से व्यापार कंपनी के रूप में भारत आए थे। मैं आपको बता दूं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ जो हैं वो व्यापारिक दृष्टि से भारत पे जो है वो आए। तो क्या किया उन लोगों ने, और जो आए तो व्यापार की दृष्टि से, लेकिन यहाँ के जो है इलाकों में कब्जे की उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी जो है शुरू शुरू में नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में वे इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको फिगर आउट हो रहा होगा। देखिए अंग्रेज़ों द्वारा जो है मुग़ल बादशाह जफ़र और उसके बेटों की जो है वो गिरफ्तारी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो है बहादुर शाह जफ़र था वो मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब के बाद। उतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरे देश से आए हुए ब्रिटिशर्स जो है वो कितना ज़्यादा आधिपत्य हमारे देश में जमा लिए। तो देखिए औरंगज़ेब के बाद जो है कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। और जब 1857 में, आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। 1857 में जो है किसान लोग जो है और सैनिक लोगों का विद्रोह बहुत ज़्यादा हुआ था। तो भारी विद्रोह हुआ और विद्रोहियों में जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने जो है वो बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो देश छोड़कर जो है ये बहादुर शाह जफ़र थे वे चले गए थे रंगून। कहाँ चले गए थे? रंगून। और वहीं पे इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि जब बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था तो बहादुर शाह जफ़र किस देश भाग गया? तो वो भाग गया रंगून। अब देखिए, अब आप मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है अफ्रीका का मैप और यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, यहीं पे है इंग्लैंड। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है किस माध्यम से देखिए जो है हमारे भारत पे पहुँचे? तो ये देखिए, ये जो है वाटरी एरिया से होते हुए जो है हमारे भारत पे पहुँचे। देखिए सेंट हेलेना द्वीप से होते हुए, गुड होप से होते हुए, ये जो है साउथ पे, ठीक है, ये साउथ से होते हुए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में इनका जो है आधिपत्य जो है वो बन गया। अब बात करते हैं, देखिए पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये हो रही है स्टार्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे भारत। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जो है उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल कर लिया गया। जिससे क्या हुआ? जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार
मिल गया। और इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी जो है इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकती। उन्हें ये इजाज़तनामा मिल गया। अब इस चार्टर के सहारे जो है कंपनी समुद्र पार कर जो है नए इलाके को खंगाल सकती थी। तो वहाँ से जो है सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर उसे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो क्या हुआ, तो कंपनी जो है वो कंपनी को दूसरे अंग्रेज़ व्यापारी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में कोई भय नहीं रहता था, क्योंकि एक कंपनी को इजाज़त मिल जाती थी तो उसके आड़े जो है दूसरी कंपनी नहीं आ सकती थी। तो उस ज़माने में जो था वाणिज्यिक कंपनियां जो थी वो मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर जो है कोई प्रतिस्पर्धा ना भी हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। देखिए, बात कर लेते हैं वाणिज्यिक क्या होता है। तो देखिए, ये ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर उसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। देखिए फिर क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि यह जो है शाही दस्तावेज़ दूसरी यूरोपीय ताकतों को जो है पूरब के बाज़ार में आने से नहीं रोक सकती थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे भारत में थोड़ी ना आई, डच कंपनी भी आई, पुर्तगीज़ भी आए, है ना, फ्रांसीसी भी आए। तो क्या हुआ कि जब तक इंग्लैंड के जहाज़ जो है अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप्स के चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए तब तक जो है पुर्तगाली जो है आ गए। आप सभी को पता होगा कि 1498 में पुर्तगीज़ यात्री जो है वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। देखिए लिखा भी हुआ है, देख लेते हैं हम। 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का जो है वो पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। तो कुछ ही समय बाद जो है फ्रांसीसी व्यापारी भी आए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो है सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन से जो है यूरोपीय लोग आए। तो देखिए मैं आपको सीक्वेंस बता दूँ, PDEF, यानी कि ये P है पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो इस D का मतलब है डेनमार्क और इस F का मतलब है फ्रांसीसी। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारे भारत में जो है कौन सी यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आई, तो वो है पुर्तगीज़ कंपनी। और जब पूछा जाएगा कि सबसे आखिरी में कौन आए, तो फ्रांसीसी कंपनी। और इन बीच वालों का भी याद आए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले नंबर पे है पुर्तगीज़, दूसरे नंबर पे है डच, तीसरे नंबर पे है इंग्लिश, चौथे नंबर पे है डेनमार्क और पाँचवें नंबर पे है जो है फ्रांसीसी। ये सारी कंपनियां जो हैं व्यापारिक दृष्टि से हमारे देश में आई। अब आप ये सोच लीजिए कि इन सभी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रही होगी, है ना, क्योंकि इंग्लिश कंपनी को ही तो इजाज़तनामा मिला था कि और उसी देश के लोग जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे देश तो कर सकते थे ना। अब आप ये सोचिए कि हमारा भारत जो है कितना धनी रहा होगा कि ये लोग जो हैं, ये यूरोपीय कंपनी जो है हमारे देश की ओर आकर्षित हुई। तो हमारे देश में जो है मसाला, काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, तो काली मिर्च मोस्टली जो है काली मिर्च जो है बहुत फेमस हुई। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सारी कंपनियां जो हैं ये हमारे भारत से सामान ले जाती, क्योंकि हमारे भारत में रेट सिस्टम जो है बहुत कम था और हमारे यहाँ से जो है कम रेट में ले जाके अपने देश में हाई रेट में ये बेचते थे। तो इन कंपनियों को जो है बहुत फ़ायदा हुआ करता था। अब इससे एक समस्या भी उत्पन्न हो गई। क्या समस्या थी ये भी देख लेते हैं। देखिए समस्या ये थी कि सारी कंपनियां जो है एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। तो यूरोप के बाज़ारों में जो है भारत के बने बारीक सूती कपड़े हो गए, रेशमी हो गए, तो इनके जो है ज़बरदस्त मांग थी। और इसके अलावा हो गई काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। जैसे मैंने बताया कि गरम मसाला जो है हमारे भारत देश का बहुत फेमस है, यानी कि केरला वगैरह में साउथ साइड में ये मसालों का व्यापार जो है बहुत अच्छे तरीके से ज़बरदस्त मांग रहती है। तो क्या हुआ कि जब यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा जो है वो गिरने लगा। तो क्या हुआ कि अब इन जो है व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा क्या हुआ, बाज़ारों पर कब्जे में जो है इसकी होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। ठीक है,
आपने अभी हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ के बीच लड़ाई हुई। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, इसे भी हम देखेंगे आगे। तो क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ जो है वो डुबे देती थी और रास्तों में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे जाने से रोक देती थी। तो देखिए क्या था कि यह व्यापार जो है हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को जो है किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो क्या होता था कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की जो है इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा था। अब भाई ये कंपनियां आएंगी मुनाफा कमाने के लिए, वहाँ का शासक दूसरा होगा, तो क्या होगा, इनके बीच आपस में टकराव तो होना लाजमी है, क्योंकि भाई आप दूसरे देश से आके हमारे देश में फ़ायदा नहीं कमा सकते ना, और अगर कमाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश का जो शासक है उसके बीच जो टकराव होएगा ही होएगा। अब इस प्रकार क्या हुआ कि व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए देखें कि ये कैसे हुआ। बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे जो है वो शुरू हुई। तो कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को जो है उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री के में जो है वेयर हाउस था, और जहाँ से निर्यात होने वाली चीज़ों को, निर्यात यानी कि चीज़ों को भेजना दूसरे देश में, ठीक है, निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। और यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। बात करते हैं 1696 में। तो 1696 तक जो है कंपनी ने इस आबादी के जो है चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया गया। किला इसलिए बनाया जाता था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 साल बाद उसने जो है मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली, और इसमें से एक गांव जो है कालीकाता था। ठीक है, क्या था? कालीकाता, जो कि अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो जो बाद में जो है कलकत्ता बना, देखिए लिखा भी हुआ है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कंपनी ने जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया और वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का जो है फरमान जारी कर दे। फिर क्या हुआ, आइए देखें, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अपना देश कैसे है जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बना। मतलब समझ लीजिए कि 100 वर्ष से ज़्यादा भी हम लोगों ने गुलामी झेली है, और देखिए ये कैसे कैसे अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब होते गए। तो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि देखिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनियों को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। तो कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इससे जो है बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों ना करते? भाई करते ही करते। देखिए ये दृश्य देख पा रहे होंगे आप, ये है मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, जो कि विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। ये देखिए जहाज़ में दिख रही होंगी, तो ये जो है मद्रास की जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं हैं। देखिए बात कर लेते हैं हम व्यापार से युद्धों तक। युद्ध की कहानी कैसे शुरू हुई ये देखते हैं। तो देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो है काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु हो ही गई थी, आप सभी जान ही चुके हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब जो है अपनी ताकत दिखाने लगा, और क्या हुआ, उसी समय जो है दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। तो उस समय का शासक था बंगाल का मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां के बाद जो है अलीवर्दी खां, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने जो है कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब रियायतें देने से मना कर दिया तो जाहिर सी बात है क्लेश पैदा होगा। तो व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे उन्होंने, उसे सिक्के ढालने के अधिकार नहीं दिया, और उसकी जो है किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया। किसके? अंग्रेज़ों की किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ती जा रही है,
और कंपनी जो है वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में टैक्स देने के लिए रेडी नहीं होना चाहती थी, इससे उनको घाटा होता। तो उसके अफसर जो थे, कंपनी ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों या फिर जो है उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो कंपनी का क्या कहना था ये भी देख लेते हैं। कंपनी का कहना ये था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार जो है फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो फिर क्या करा उन्होंने, गांव खरीदने होंगे और किलों का जो है पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होते जा रहे थे और इन्हीं टकराव के बीच आया प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध। बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत अवेयर होके देखिएगा आप, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अपने भारत की कहानी है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की और किस प्रकार जो है अंग्रेज हमारे देश में आधिपत्य किए। तो सबसे पहले आधिपत्य का यही युद्ध है। ठीक है, ये युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने छल कपट से जीता था। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है जीत हुई अंग्रेज़ों की। देखिए, प्लासी का युद्ध 1756 में जब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। जाहिर सी बात है उनकी सारी शक्तियां जो है ख़त्म कर दिया जो शासक, तो उसे भय तो बना ही रहेगा। तो सिराजुद्दौला की जगह जो है कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसकी व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं जो है आसानी से देने में आनाकानी ना करे। यानी कि उनको पूरी तरीके से जो है अपने वश में करना चाहते थे कि जैसे कंपनी कहे वैसा ही वो जो है बंगाल का शासक कार्य करे। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी को कामयाबी जो है उस समय नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने जो है हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में जो है स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, नवाब की फ़ौजों ने जो है कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने जो है वो कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जे के लिए उधर का रुख किया। फिर क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है कि कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबरें सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, उस समय के गवर्नर जनरल थे। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हुआ, देखिए अब जो है इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। ठीक है, एक बात और जान लीजिए आप कि प्लासी का ही युद्ध इसे क्यों कहा जाता है, इसका नाम प्लासी ही क्यों पड़ा। देखिए दरअसल क्या हुआ कि इसका नाम, असली नाम जो है पलासी है, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। तो ये जो है इस जगह को प्लासी, यहाँ पर पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण जो है कहा जाता है। तो पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसे होली पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसके बाद जो है नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है कंपनी के सेना का नेतृत्व किया। देखिए प्लासी का युद्ध डेट वाइज पूछा जाता है, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला की जो है हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। अब ये देख लीजिए कि मतलब ये जो है कूटनीति ही थी अंग्रेज़ों की, कूटनीति के थ्रू जो है इन्होंने जीता था, इनकी असली जीत नहीं कहा जाएगी, है ना। लेकिन सिराजुद्दौला के जो है वफ़ादार दो थे, उन्होंने बहुत सिराजुद्दौला का साथ दिया, जिनके नाम मैं आपको बता दूं, मीर
मदान, मीर मदान और मोहन लाल, ये दोनों जो है नवाब की सेना, वफादार सेना जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई इस प्लासी के युद्ध में। ठीक है, सेना को छिन्न भिन्न देख जो है नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा, जो है अंततः उसकी हत्या कर दी गई। और 28 जून 1757 को मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। अब ये देख लीजिए, हम इसे भी देख लेते हैं, संपन्नता का आश्वासन। तो देखिए, इंग्लैंड के लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। तो प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के जो है एक मुख्य विदेश मंत्री, जिनका नाम था विलियम पिट, को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते में ये चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। देखिए किस प्रकार जो है अंग्रेज क्लाइव जो है संपन्नता के विकास की दलीलें दे रहा है कि हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है इस देश में शासन करना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए प्लासी का जंग जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए क्योंकि यहीं से जो है भारत में ये कंपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। तो सबसे पहली बड़ी जीत थी प्लासी की जंग की जीत। फिर क्या हुआ, प्लासी के जंग के बाद जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था, और अगर यह काम जो है स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। तो जल्दी ही जो है कंपनी को एहसास होने लग गया कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब यानी कि जिसका नाम था मीर जाफ़र भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना होता था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर कंपनी क्या करती, तो फिर कंपनी ने देखिए क्या किया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, और जब मीर कासिम जो है परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में उसे को भी हारना पड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो उसका नेतृत्व जो है अंग्रेजी सेना में हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना ने बक्सर का युद्ध जो है वो जीत लिया। तो जब बक्सर की लड़ाई में जो है हारना पड़ा तो उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को जो है दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को जो है हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। तो कंपनी और ज़्यादा इलाके और व्यापार से जो है ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में जब जो है मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें जो है खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यहीं से बात आती है व्यापार से साम्राज्य तक। देखा है आपने कैसे साम्राज्य जो है फैलाने की फिर कोशिश की। अब देखिए आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरीके से जो है वो कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। अब 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय जो है ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। फिर देखिए आगे, प्लासी की जंग के बाद जो है ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से ही होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से जो है कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत जो है वो उठा सकती थी। अब बात करते हैं कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे।
नवाब बनने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब तो यही है ना कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और भी फ़ायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब जो है वो देखने लगा था। अब आगे देखिए क्या हुआ। देखिए आगे ये हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली, बहुत अमीर हो गया वो। तो 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी, और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत जो है आप देख पा रहे होंगे 4,01,102 पौंड के बराबर थी, बहुत ज़्यादा रकम। और दिलचस्प की बात तो ये है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में जो है उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद जो है भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। तो जो गवर्नर जनरल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो क्या भ्रष्टाचार की जांच करेगा, है ना? तो क्या हो गया, उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने जो है वो आत्महत्या कर ली। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लाइव खुद को जो है कैसे देखता था। तो क्लाइव जो है वो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया है। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए ही खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। देखिए कितनी मज़े की बात लिखी गई है ना? आगे देखते हैं। देखिए, कंपनी के सभी अफसर जो है वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, तो बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला जो है बन गए। और जो है इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर जो है वो साधारण परिवारों से आए थे, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। तो ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण जो है बन गया। तो उन्हें लोग जो है अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। तो नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक भी जो है वो उड़ाया जाता था। देखिए, अब बात करते हैं कंपनी का फैसला शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के कब्जों की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। देखिए, किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। जैसे देखिए, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी के बाद जो है कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार किए, ठीक है, यानी कि सैनिक व्यवस्था तैयार की, और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। तो रेजिडेंट के माध्यम से जो है कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें जो है वो कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। तो कई बार जो है कंपनी की रियासतों पर सहायक संधि भी थोप ली गई थी, है ना? जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और क्या होता था, सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी, और अगर जो है भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो है कंपनी अपने कब्जे पे ले लेती थी। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जब रिचर्ड वेलेज़ली
अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधि का कॉन्सेप्ट कौन लाया, कौन सा गवर्नर जनरल, तो ये लाया था वेलेज अली ने। तो देखिए रिचर्ड वेलेज अली गवर्नर जो है 1798 से 1805 के बीच तक रहा है। तो उस समय जो है अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नवाब जो है सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गई थी और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अब देखिए, अब बात करते हैं रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये देखते हैं। तो देखिए कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीति दर्शन जेम्स मिल ने क्या कहा है। देखिए दरअसल रेजिडेंट जो है रियासत का राजा होता था। हम उस हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरीके से अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था तो चीज़ें जो हैं आराम से चलती रहती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था और जब भी जो है कुछ अलग तरह का घटता था, तो जब भी राजा जो है कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी, तो टकराव और उथल पुथल जो है वो पैदा हो जाती थी। देखिए अब बात करते हैं टीपू सुल्तान, जिसे कि शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि शेरे मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध थे टीपू सुल्तान। तो देखिए जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने जो है वो प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली, ठीक है, हैदर अली का शासनकाल था 1761 से 1782। तो उसके विख्यात पुत्र थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। तो मालाबार तट पर होने वाला, मालाबार तट कहाँ है? केरल में जो है मालाबार तट है। तो मालाबार तट में होने वाला व्यापार जो है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जहां से कंपनी जो है वो काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को जो है वो रोक दिया। तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। तो देखिए सुल्तान के इन कदमों से जो है अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। तो फलस्वरूप मैसूर के 4 वॉर हुए, ठीक है। पहला वॉर हुआ 1767 जो है 69 के बीच, दूसरा हुआ 1780-84 के बीच, तीसरा हुआ 1790-92 के बीच और चौथा हुआ 1799 के बीच। देखिए सबसे पहला मैसूर युद्ध जो है उसका युद्ध का कारण था मद्रास सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेना। अंग्रेज सेनापति उस समय कर्नल स्मिथ थे और कर्नल वुड जो है बम्बई से थे। तो त्रिचिनापल्ली में, आप सुन बस लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि त्रिचिनापल्ली के युद्ध में निजाम हैदर अली की सेनाएं पराजित हुई। लेकिन क्या हुआ कि 1768 में हैदर अली ने जो है मंगलौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो प्रथम जो है युद्ध में हैदर अली को लाभ और अंग्रेजों को नुकसान हुआ, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की जीत हुई। अब बात करते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780-84 के बीच हुआ। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा माहे पर अधिकार, ठीक है। जब माहे पे उन्होंने अधिकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो मैसूर का राजा होगा उसको आपत्ति होगी। तो क्या हुआ कि पोर्टो नोवे के युद्ध में जो है हैदर अली जो है सर आयरकूट से पराजित हुआ और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो जब पूछा जाएगा कि हैदर अली की मृत्यु जो है कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। फिर आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। जो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है युद्ध का कारण था टीपू द्वारा फ्रांस और तुर्की को अपने राजदूत भेजना और त्रावणकोर पर आक्रमण, ठीक है। तो 1792 में कार्नवालिस ने जो है श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया, ठीक है। तो इसके कारण जो है 1792 में टीपू और अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी हुई। बात आई अब फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये कैसे हुआ? देखिए 1798 में वेलेज अली की सहायक संधि के प्रस्ताव को नकार दिया गया,
ठीक है, इसका ये तात्कालिक कारण था और इसी में जो है टीपू की मृत्यु हो गई। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर के राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब देखिए टीपू की कहानियाँ जो हैं राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी मिलती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान हुआ है। टीपू सुल्तान आप देखे भी होंगे, वो सीरियल भी आता था टीपू सुल्तान, है ना। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया, तो उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लग गया। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर लगी हुई थी। तो देखिए इस टीपू सुल्तान का खिलौना ये देख पा रहे होंगे आप, शेर दिख रहा होगा, है ना। तो ये टीपू का जो है विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर और यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसमें हैंडल घुमाया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, देख लिए होंगे, ठीक है। ये मृत्यु हुई ये भी दिया हुआ है 4 मई 1799 को, जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। तो चलिए यही समाप्त होता है ये वीडियो। एक पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे, अगले पार्ट में हम ये देखेंगे मराठों से कैसे लड़ाई हुई, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, क्यों नहीं शेयर करते हो गाइज़? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिवारों में, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक ऐसा मतलब समझ लीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये यूपीएससी में भी काम देगा, यूपीपीसीएस में भी काम देगा। जो 8th के स्टूडेंट हैं उनको तो काम देगा ही देगा, यानी कि सारे कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम में जो है ये सहायक होता है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, और अगर थोड़ा बहुत लिखने का मन हुआ तो करे तो कमेंट भी कर दिया करो। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।